देव अब हैरान सा सामने बैठे इंसान को देख रहा था। कबीर, ऋषभ। सामने बैठा इंसान हंस पड़ा। शाबाश, तू मुझे ही भूल गया। तुझे अब मुझ में और उस 2 दिन के आए ऋषभ में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। यही दोस्ती थी तेरी। देव की नज़र अब एक बार फिर उसके चेहरे पर पड़ी। हाँ, वही जानी पहचानी मुस्कुराहट जो कबीर के चेहरे पर होती थी। देव एक बार को हैरान सा रह गया। तू 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 कैसे? तू तो कबीर, तू तो क्या? हाँ, दुनिया के लिए मैं मर चुका हूँ, पर तेरे लिए अभी भी जिंदा हूँ मैं। लेकिन तू अपने भाई को पहचानने से चूक गया। जा, तुझसे बात नहीं करता मैं। कहते हुए कबीर उससे मुंह फेर कर बैठ गया। देव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बड़ी मुश्किल से बोला, नहीं यार, ऐसे मत बोल। मैं बहुत तड़पा हूँ तेरे लिए। तुझसे मिल भी नहीं पाया मैं। तूने धोखा दे दिया मुझे। मेरे वापस जाते वक्त तूने वादा किया था मुझसे कि तू मुझसे मिलने आएगा, लेकिन ना तो तू खुद मिलने आया और ना ही मुझे खुद से मिलने दिया। कबीर, तो क्या करता और कितना इंतज़ार करता तेरा? मेरे बस में नहीं था यह सब, और मंजीत ने भी पूरी कोशिश की थी रोकने की। देव बच्चों की तरह रोते हुए उसके गले लग गया। बहुत बहुत याद आती है तेरी मुझे। बहुत मुश्किल होता है तेरे चेहरे को अपने सामने देखना। तुझे अब कहीं नहीं जाने दूंगा। कबीर अब उदास होकर बोला, तुझे क्या लगता है मुझे याद नहीं आती तेरी और बाकी सबकी? मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। तुम सब ने बस एक रिश्ता खोया है, पर मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। माँ, तू, रोहन, मंजीत, मौली, तारा, सब कुछ पीछे छूट गया मेरा। और शिखा की तो शादी में भी नहीं आ पाया। मैं उसको दुल्हन के जोड़े में नहीं देख सका। वो कितनी उदास थी। देव अब काफ़ी देर तक उससे गले लग रोता रहा। कबीर की आंखों में भी आंसू आ गए, पर उसने जल्दी से उन्हें पहुँच लिया। देव दूर हटा और बोला, सब खत्म हो गया। क्यों छोड़कर गया तू मुझे? कबीर हंस दिया, पगले, कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी भी बहुत कुछ है जिसे तू वापस अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। मौली तो है ना तेरे पास, फिर तू उसे खुद से क्यों दूर कर रहा है? वह मेरी नहीं तेरी है। अब देव कबीर को शांत सा देख रहा था। उधर ऋषभ बाबा के कमरे में बैठा था। आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऋषभ, कितनी बार कहा है आपसे, पर आप ज़रा भी ध्यान नहीं रखते हो अपना। किसी की सुनी है आज तक जो आज सुनोगे? रॉय सर, अब अपनी माँ बनने की कोशिश मत कर। रौब नहीं झाड़, थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, ठीक हो जाऊंगा। ऋषभ, 2 दिन से यही बात सुन रहा हूँ। आप मानोगे नहीं कि आप बूढ़े हो चले हो। रॉय सर, अरे किसने कहा मैं बूढ़ा हो चला हूँ? आज भी अगर तेरे साथ खड़ा हो जाता हूँ तो लोग मुझे तेरा बड़ा भाई समझने लगते हैं। ऋषभ, अच्छा ऐसी बात है तो ज़रूर वो लोग अंधे ही होंगे। रॉय सर, तेरे ना मानने से सच नहीं बदल सकता। ऋषभ, अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो, कि आपके ना मानने से आप जवान नहीं हो जाएंगे। रॉय सर गुस्से से ऋषभ को देखने लगे। साफ साफ बोल तो कि तू मुझे बुड्ढा बोल रहा है। ऋषभ अब खड़ा हुआ। समझदार को इशारा काफ़ी है। आप सच में बूढ़े हो चले हैं, थोड़ा ध्यान रखा करें। रॉय सर, तू बुड्ढा, तेरा बाप बुड्ढा। ऋषभ हंसते हुए बोला, मेरे बाप तो आप ही हो। रॉय सर, भाग यहाँ से वरना सच में मारूंगा। ऋषभ, हाँ हाँ जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। वह अब रॉय सर के कमरे से निकल अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। देव कबीर को देख रहा था। अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? तू मौली से शादी कर पाता कभी? कबीर अब गंभीर हो उसे देखने लगा। देव, क्या हुआ भाई, चुप क्यों है? चल ठीक है, तू मेरे पास वापस आ जा तो मैं कर लूँगा मौली से शादी। कबीर, पागल हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। देव, तो मैं भी शादी नहीं कर सकता। कबीर गुस्से में, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तेरे साथ सिर खपा रहा हूँ। कहते हुए वह उठा और अचानक से दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी देव की नींद खुली। वह उठ बैठा और कमरे में इधर उधर देखने लगा। कहाँ गया? अभी तो यहीं था। उसे अब ध्यान आया कि सपने में कबीर दरवाज़ा खोलकर बाहर गया है। देव अब रोता हुआ फटाफट से दरवाजे की तरफ भागा। ऋषभ भी गुनगुनाते हुए उधर ही आ पहुंचा।
जैसे ही ऋषभ देव के कमरे के सामने पहुंचा, तभी देव ने दरवाज़ा खोल दिया। ऋषभ ऐसे अचानक दरवाज़ा खुलने पर देव की तरफ मुड़ा। देव और ऋषभ अब आमने सामने खड़े थे। देव को यूं रोते और बदहवास सा देखकर ऋषभ परेशान हो गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? देव उस वक्त भावनाओं में बहकर यह भूल गया कि सामने खड़ा इंसान ऋषभ है, कबीर नहीं। वह अब जल्दी से आगे बढ़ा और ऋषभ को गले लगा, बच्चों की तरह रोने लगा। वह बस बार बार एक ही बात कह रहा था, तू दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, इस बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। ऋषभ हैरान सा वहीं खड़ा रह गया। सब ऐसे अचानक हुआ कि वह समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। उसने फटाफट से देव को संभाला और बड़े प्यार से बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं यहीं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, तुम बस शांत हो जाओ, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। देव को अब याद आया कि सच में ही उसने सपना ही तो देखा था। वह जल्दी से पीछे हटा। देव खुद पर शर्मिंदा था। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। ऋषभ उसे परेशान सा देख रहा था। उसने देव के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? देव ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ, क्या हुआ था? इतना घबरा क्यों गए थे? कौन जा रहा था छोड़कर? देव, नहीं, वह बस सपना था। ऋषभ देव की हालत देख समझ रहा था कि यह अभी ठीक नहीं है। उसने आगे बढ़ देव का हाथ थामा और उसे कमरे में ले गया। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे सपने किसी को भी आ सकते हैं। उसने देव को बिस्तर पर बैठाया। आराम से बैठो यहाँ, कहते हुए उसने वहीं पास में रखा पानी का ग्लास देव को दे दिया। उसने चुपचाप पानी पी लिया। ऋषभ ने वापस ग्लास रखा और उसके बगल में बैठ गया। अब ठीक हो? देव, हाँ ठीक हूँ। ऋषभ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। पर देव की आंखों में नींद नहीं थी। तुम अभी नहीं जाना। ऋषभ, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। देव ने आंखें बंद कर ली। ऋषभ उसकी बच्चे जैसी हरकत देख मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वह जैसे ही उठा कि देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषभ मुस्कुराकर, अच्छा यहीं पास बैठा हूँ, जब तक तुम सो नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कहते हुए वह उसके पास जा बैठा। देव उसका हाथ पकड़कर ही सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद ऋषभ को लगा कि देव शायद सो गया है। वह अब जैसे ही उठने को हुआ कि देव ने फिर से उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ऋषभ वापस चुपचाप बैठ सोच में पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सपना देखा देव ने जो यह इस कदर डर गया है? थोड़ी देर बाद जब देव की पकड़ ऋषभ के हाथ पर ढीली हो गई तो उसने अपना हाथ उसके हाथों से निकाल लिया। ऐसा क्या है जो इसे इतना परेशान कर रहा है? कहीं ये अपने उस खास दोस्त के लिए तो परेशान नहीं हो रहा? समझ नहीं आता कि क्या पहेली है और हर बार मेरे सामने ही यह सब क्यों होता है। वह अब कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा कि उसकी नज़र टेबल की ड्रॉर की तरफ गई। वह सोच में पड़ गया कि क्या करूं? देखूं क्या? नहीं नहीं, रहने देता हूं। किसी की पर्सनल चीज़ों को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। सोचते हुए वह अपने कमरे में चला गया। वह कमरे में परेशान सा घूम रहा था। यह सब हो क्या रहा है और आज इतना घबराया हुआ क्यों था? वो बच्चों की तरह रो रहा था और यह मौली को खुद से दूर करने की क्या वजह हो सकती है? वह अपने बिस्तर पर बैठ गया। यह सब माँ की गलती है। बचपन से मेरे दिमाग में एक ही बात डालती रही कि जब भी तुझे लगे कि सामने वाले को तेरी मदद की ज़रूरत है तो पीछे नहीं हटना। लेकिन ऐसे देव की निजी ज़िंदगी में टांग अड़ाना सही रहेगा? लेकिन फिर भी मुझे भी तो चैन नहीं पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। कोई तो हो जो इस गधे को सही गलत का रास्ता दिखाए। मंजीत तो बस हाँ में हाँ मिलाने वाला है। उसे अब देव का बेबस चेहरा याद आने लगा। उसने एक गहरी सांस ली। चल ऋषभ, तेरी दूसरी ड्यूटी भी शुरू हो गई। इस देव की नैया को तुझे ही पार लगाना होगा, वरना इसका डूबना तय है। अगले दिन जब सुबह देव उठा तो उसे याद आया कि उसने रात को क्या गड़बड़ कर दी है। वह परेशान सा हो गया कि कहीं ऋषभ को शक तो नहीं हो गया।
कहीं कबीर के बारे में जानने की कोशिश करने लगा तो। वह अब उठा और फटाफट से तैयार होकर मंजीत के कमरे में गया। उसे देख मंजीत कुछ उखड़ा हुआ सा हो गया। देव ने जब देखा कि मंजीत कुछ उखड़ा सा है तो पूछ ही लिया, क्या हुआ? मंजीत, कुछ नहीं। देव, कुछ तो हुआ है, बताना क्या हुआ? मंजीत, तू भाभी के साथ गलत कर रहा है, उन्हें पूरा हक है सच जानने का। देव नाराज होकर बोला, अच्छा फिर तेरी भाभी ने भी तो मुझे सच छुपाया ना, क्या मुझे हक नहीं था सच जानने का? मंजीत, वह बात वहीं खत्म हो चुकी है, तू बस जाकर भाभी को सब सच बता दे। देव गुस्से में बोला, तुम मेरा दोस्त है या दुश्मन? मंजीत, दोस्त हूँ इसीलिए कह रहा हूँ और जानता हूँ कि तू भाभी से कितना प्यार करता है। कबीर होता तो वह भी ऐसे ही करता। मैं बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। देव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जुबान तो तेरी है पर शब्द किसी और के हैं। किसी ने कुछ कहा है क्या? मंजीत को ऋषभ की बात याद आ गई। वह हड़बड़ा कर बोला, बहुत चल गई तेरी मर्जी, अब और नहीं। देव, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? मंजीत, यह सब छोड़, अब मेरी बात सुन। भाभी के यहाँ से जाने से पहले ही तो उन्हें सब कुछ सच बताएगा। अगर नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। देव हैरान सा मंजीत को देखता रह गया। तू मुझे धमकी दे रहा है? मंजीत, नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ, बस बहुत हो गया है अब। देव, तू होश में तो है, क्या कह रहा है? मंजीत, मैं पूरी तरह होश में हूँ। देव, तो ठीक है, अब तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले कि मैं मौली को कुछ नहीं बताऊंगा। और रही बात तेरी, अभी मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ कि या तो तू अपने भाई को चुन ले या फिर अपनी भाभी को। मंजीत हैरान सा बोला, यह गलत बात है, तू ऐसे नहीं कर सकता। देव, अगर तू ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मंजीत परेशान हो गया, तू मेरी एक बात भी नहीं चलने देता। देव, क्योंकि तू पागल है। मंजीत, हाँ, और तू शातिर, जानता है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर तुझे नहीं। देव मंजीत के पास बैठा और बोला, दोबारा मुझे ब्लैकमेल मत करना वरना तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। मंजीत उदास सा देव को देखने लगा। देव ने उसे गले से लगा लिया। पागल तू ही तो है मेरे पास बस। अब अगर तू भी मुझे ऐसे बोलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ना। दरवाजे के बाहर एक तरफ खड़े ऋषभ ने अपना सिर पीट लिया। एक काम ढंग से नहीं होता इस मंजीत से। सच में बैल बुद्धि ही है, लेकिन गलती इसकी भी नहीं है। यह देव है ही जिद्दी। ऐसा लगता है कि इसकी ये जिद मुझे ही तोड़नी पड़ेगी, और वह भी अपने तरीके से। मंजीत के तो बस का नहीं है यह। मौली होटल में अपने कमरे में बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे देव से सच निकलवाए। उसने तय किया कि एक बार और थोड़ा प्यार से जानने की कोशिश करेगी। देव अपने कमरे में कुछ काम में लगा हुआ था कि वहाँ ऋषभ आया। उसे वहाँ देख देव थोड़ा परेशान हो गया कि कहीं यह कल रात वाली बात न छेड़ दे। उसे ऐसे देख ऋषभ समझ गया कि कल रात की बात से वो थोड़ा परेशान है। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, तुम मुझे देख परेशान क्यों हो गए? अरे मैं तो यहाँ किसी काम से आया था। देव, मैं क्यों परेशान हूँगा? ऋषभ, हाँ यह भी सही है। देव, क्या काम था? ऋषभ, मैं कह रहा था कि मौली। देव अब गुस्से से ऋषभ को देखने लगा। क्या मौली? तुम हमारे बीच में मत आओ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मौली से दूर रहो, सुना तुमने? ऋषभ हैरान सा देव को देखने लगा। अरे मेरी पूरी बात तो। देव, नहीं सुननी तुम्हारी बात, तुम अपनी हद में रहो। कल रात में थोड़ा परेशान क्या हो गया, तुमसे गले मिलकर दो आंसू क्या बहा लिए। तुम तो मेरी जिंदगी के अंदर तक दखल देने की कोशिश करने लगे। जब मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा तो तुम भी मेरी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। किस हक से तुम मेरी जिंदगी पर अपना हक जता रहे हो? ऋषभ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बस इतना। देव, कितना क्या? ऋषभ को अब गुस्सा आ गया। वह देव की तरफ बढ़ा। तुम ना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया करो, समझे? और मैं ऋषभ रॉय हूँ, मंजीत राठी नहीं, जो तुम्हारे इशारों पर नाचूं। तुम मुझे अपने इशारों पर नहीं नचा सकते। मुझसे ना तुम तमीज़ से बात किया करो।
वरना मेरा दिमाग घूमा तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। देव, तुम मंजीत हो भी नहीं सकते। ऋषभ, हाँ, मैं मंजीत जैसा बनना भी नहीं चाहता। मैं बस ऋषभ रॉय हूँ और ऋषभ रॉय सिर्फ एक ही है। देव, तो रहो ना ऋषभ बन के। ऋषभ, हाँ तो हूं ना मैं। दोनों आपस में बच्चों की तरह बहस पर उतर आए कि तभी दरवाजे पर खड़ी मौली जोर से चिल्लाई, बस करो यह बच्चों की तरह लड़ना। दोनों मौली की तरफ हैरान से देखने लगे। देव, तुम फिर आ गई? मौली मुस्कुराकर, हाँ फिर आ गई। तुम मुझे मेरा जवाब दे दो तो मैं चली जाऊंगी। देव अब उदास हो गया। मौली, और आप कैप्टन रॉय, मैं कब से बाहर इंतज़ार कर रही थी कि आप इसे यह बताएंगे कि मैं बाहर खड़ी हूँ, पर आप दोनों तो मिलकर बहस कर रहे हैं। देव को अब समझ आया कि ऋषभ क्या कहना चाहता था। वह खुद पर शर्मिंदा होने लगा। ऋषभ देव को गुस्से से देख रहा था। सुन लिया, हो गई तसल्ली? और मौली, आज आप इस बारे में मुझे कुछ ना कहें, मैं तो इसे यही बताने आया था, पर इसने मेरी बात सुने बिना ही मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। अरे मैंने आपसे 2 मिनट कल बात क्या कर ली, ये तो इतना भड़क रहा है। मौली, पर आप तो समझदार हैं, चुप नहीं रह सकते। ऋषभ हैरान सा मौली को देखने लगा। मतलब यह कुछ भी बोले और मैं सुनता रहूं? देव, और क्या मतलब है तुम्हारा कि यह तो समझदार है? मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम जानती नहीं हो इसके कारनामे। ऋषभ, और तुम्हारे कारनामों के बारे में जानती है यह? पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास। मौली, मुझे किसी के कारनामे नहीं जानने। अब दोनों लड़ना बंद करो। पता नहीं किसने तुम दोनों को कैप्टन बना दिया। ऋषभ और देव हैरान से मौली को देखने लगे। मौली, अब मुझे घूरना बंद करो। आप जाओ ऋषभ, मुझे देव से कुछ बात करनी है। ऋषभ बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गया। पता नहीं कितना बड़ा 30 मार खान समझता है खुद को। मौली कमरे के अंदर आई। क्या कर रहे थे तुम? देव, उससे तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है। मौली, अच्छा वह सब छोड़ो अब। देव, यहाँ क्यों आई हो यह बताओ। मौली, तुम जानती हो कि मैं क्यों आई हूँ। आज आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो कि वजह क्या थी। क्या छुपा रहे हो मुझसे? देव, मैंने कितनी बार बताया है तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मौली, तुम समझ नहीं रहे। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि यह झूठ है जो कि मैं जानती हूँ। देव, मैं बार बार एक ही बात नहीं करूँगा। मौली कुछ देर देव को खामोश देखती रही, फिर बोली, चलो ठीक है, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूँगी, पर मेरी मदद तो कर सकते हो ना। देव, कैसी मदद? मौली ने अपने बैग से कुछ फ़ोटोज़ निकाले। पापा ने दिए थे मुझे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किसे पसंद करूं और किसे नहीं। तुम ही बता दो ना कि कौन सा लड़का अच्छा होगा। यह सुनते ही देव के चेहरे का रंग उतर गया। वह हैरान सा मौली को देखने लगा। मौली, क्या हुआ? देखो ना। देव, तुम शादी के लिए मान गई? मौली उदास चेहरा बनाकर बोली, तो क्या करूं? कब तक पापा को रोक सकती हूँ? इतने साल तो रोक लिया, अब मुझे अपने परिवार की खुशियाँ भी तो देखनी है। कहते हुए उसने देव के हाथ में फ़ोटोज़ थमा दिए। मौली, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा। तुम इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। देव का मन कर रहा था कि सारे फ़ोटोज़ को फाड़ कर फेंक दे, लेकिन ऐसा करेगा तो मौली से झूठ बोला है कि प्यार नहीं करता वह खुद ही साबित हो जाएगा। वह मन महसूस कर फ़ोटोज़ देखने लगा। मौली, अच्छा सा ढूंढना। देव अब हर फोटो में कमी निकालने लगा। यह लड़का है, तुम्हारे पापा की उम्र का लगता है। और ये वाला तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बंदूक की नोक पर फोटो खिंचवाई है इससे। ये तो शक्ल से ही बेवकूफ़ है, ये तो शक्ल से ही गधा है। इसकी नाक तो देखो और इसके कान तो देखो। कहते हुए उसने सारे फोटोज़ में कमी निकाल दी। मौली, क्या हुआ, कोई पसंद नहीं आया? देव, पसंद? एक भी ढंग का लड़का नहीं है। ऐसी पसंद करने से तो हो गई तुम्हारी शादी। और अंकल को भी क्या हो गया है जो ऐसे ऐसे नमूने ढूंढ कर ला रहे हैं? कम से कम कुछ सोच समझ कर तो लाते। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे उल्टे सीधे लड़कों से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौली, क्या हुआ, कोई पसंद नहीं आया? देव,
पसंद? एक भी ढंग का लड़का नहीं है। ऐसी पसंद करने से तो हो गई तुम्हारी शादी। और अंकल को भी क्या हो गया है जो ऐसे ऐसे नमूने ढूंढ कर ला रहे हैं? कम से कम कुछ सोच समझ कर लाते। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे किसी भी उल्टे सीधे लड़के से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों करोगी ऐसे लड़कों से शादी? ऐसी कोई कमी नहीं है तुम में, बिल्कुल परफेक्ट हो तुम। मौली, नहीं, कोई तो कमी है मुझ में। देव, नहीं, सच में कोई कमी नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। मौली, तो फिर तुम क्यों पीछे हट गए? देव अब यूं ही बोल पड़ा, वो तो मैं इसलिए पीछे हटा क्योंकि तुमने मुझसे। कहते हुए वह रुक गया। मौली, हाँ बोलो ना, क्यों रुक गए? देव उठ खड़ा हुआ, नहीं, कुछ नहीं। मौली, कुछ तो कह रहे थे तुम। देव, तुम मुझे यूं उलझा नहीं सकती। मौली, मैं कहाँ उलझा रही हूँ, तुम खुद ही उलझ रहे हो। ना तो वजह बताते हो, ना कोई लड़का पसंद करते हो। ऐसे कब तक मैं अपने पापा के पास रहूँगी? देव, शादी करने का इतना ही शौक है तो ढंग का लड़का ढूंढो ना। मौली, तो फिर तुम खुद ही ढूंढ दो। देव, मैं आर्मी वाला हूँ, रिश्ते ढूंढने वाला नहीं, खुद ही ढूंढ लो। मौली, ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगी ये काम। कहते हुए वह कमरे से बाहर जाने लगी। देव, कहाँ जा रही हो? मौली, लड़का ढूंढने। देव हैरानी से, यहाँ? मौली, हाँ, अब मैं यहीं से एक अच्छा सा लड़का पसंद करूँगी और आर्मी वाले से ही शादी करूँगी। देव, बाकी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील भी तो हैं, उनसे क्या दिक्कत है तुम्हें? मौली, नहीं, मुझे तो बस एक आर्मी वाला ही चाहिए और उसी से शादी करूँगी। कहते हुए वो वहाँ से चली गई। देव को ऋषभ की बात याद आई कि वह तो पहले से ही मौली पर नज़र जमाए बैठा है। अगर उसे पता चल गया कि मैं शादी नहीं करने वाला तो कहीं वह अपना नंबर न लगा दे मौली की लिस्ट में। देव अब जल्दी से मौली के पीछे भागा।